Okay, so now we are going to start the concept of products of electrolysis. Okay, कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माइकल फेराडे ने जो हमें लॉ दिए हैं, दो लॉ दिए हैं माइकल फेराडे ने, उसके बारे में हम पढ़े थे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस से पर्टिकुलरली कैथोड पर जो अमाउंट ऑफ प्योर मेटल मिल रहा है वो प्योर मेटल का अमाउंट कितना होगा। तो फेराडे जी ने दो लॉ दिए कि भाई जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ज़्यादा प्योर मेटल मिलेगा, वो पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या बोल रहा था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं तो वो जो अमाउंट ऑफ प्योर मेटल यू आर गेटिंग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, which is equivalent mass is equals to atomic mass divided by, it is the ratio of atomic mass to the number of electrons required to reduce itself. Done? Okay, ये हमने देख लिया था. Now अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके प्रोडक्ट क्या क्या है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये हमने ले लिया, ये मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो क्या होगी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो जहाँ पे हो सकेगा वहाँ पे मैं तुम्हें कोई ना कोई ट्रिक बता दूंगा कि इस तरह से तुम आंसर दे सकते हो। तो वो आंसर दे सकते हो वो तो एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन यही क्वेश्चन अगर थियरी में पूछ लिया गया, ओके, तो पूरा जो हम अभी समझेंगे वो पूरा लिखना है। ओके, वो ट्रिक सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन अभी जो हम समझेंगे वो डिस्क्रिप्टिव में भी कैसे, मतलब वो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वैसा क्यों हो रहा है, वैसा हो क्यों रहा है, वो हमें लिखना पड़ेगा अगर डिस्क्रिप्टिव में बोर्ड में पूछते हैं तो। डन, चलो तो समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, सेवरल थिंग्स पर डिपेंड रहते हैं। जो भी प्रोडक्ट होगी वो, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है कैथोड पर, वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब कि जो तुम इलेक्ट्रोलाइट जो लिया हुआ है उसका नेचर क्या है। उसका नेचर मतलब क्या, इसके पहले ही हमने कॉलरोस वाली थियरी में देख लिया, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। उसमें हमने देख लिया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिलेगा, मतलब अमाउंट डिफरेंट मिलेगा, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी अमाउंट डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की इफेक्ट होती है। वो जो डिसएसोसिएशन हो रहा है, वो डिसएसोसिएशन किसका हो रहा, मतलब डिसएसोसिएशन किसका ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होगा। ये तो हमने देखा ही था। तो नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, अरे सिंपल है यार, अभी कि हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं तो जो जो चीज़ें उसमें यूज हो रही है उसके ऊपर, उसके नेचर पे इफेक्ट होगा। सपोज तुम खिचड़ी बना रहे हो तो भाई कैसी खिचड़ी बनेगी और कितनी बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंड है, तुम्हारा अमाउंट ऑफ प्रेशर कुकर यूज, तुमने इंग्रेडिएंट कितना लिया है, तुम गैस कितना दे रहे हो, मतलब इनपुट हीट कितनी दे रहे हो, वो सब पे ही डिपेंड करेगा। फिर हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं सर वो कौन सी दीवारों के अंदर तुम बना रहे हो, टेबल पे, फैन पे, ये सब पे, उसमें थोड़ी डिपेंड करेगा। जो हमारा सिस्टम है उसमें जो जो इंक्लूड है उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपली यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, तो करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये हमने देखा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स जैसे यूज करेंगे उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, ऑब्वियस है। ओके, कल मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता भी दिया था क्या कि इफ सपोज हमने पहले क्या यूज किया, से इम्प्योर कॉपर, और यहाँ मिल रहा था प्योर कॉपर, लेकिन प्योर कॉपर मिलने से भी पहले हमने प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली थी। ओके, तो मतलब ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, रिएक्टिव है, वो रिएक्ट करते हैं, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। फिर दूसरा अगर हमें लेना हो तो जैसे कि जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया तो वो भी करेंगे। ओके, ये सारे इलेक्ट्रोड्स क्या है, रिएक्टिव है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुमने ग्रेफाइट ले लिया, सेम टाइम तुमने प्लेटिनम ले लिया, तो ये ऐसे है कि वो कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले नहीं है। तो
वो क्या काम करेंगे, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेंगे। ओके, वो उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा, तो किनका होगा, जो सॉल्यूशन में आयंस है उनका ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रोड्स का होगा नहीं। वो देखते हैं अभी, लेकिन समझ में आ गया। ओके चलो, इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट मतलब क्या, नॉन रिएक्टिव। ओके, सो प्लेटिनम और गोल्ड, देखो गोल्ड हम सबसे लास्ट में रखते थे, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में रखते थे गोल्ड। सो प्लेटिनम गोल्ड जैसे इनर्ट हो, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड एक्ट्स ओनली एज सोर्स और सिंक फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, स्ट्रॉन्ग और वीक। अभी इलेक्ट्रोड का भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड अगर रिएक्टिव होंगे तो जैसा अभी हम कर रहे थे वैसा ही होगा, लेकिन इनर्ट होंगे मतलब नॉन रिएक्टिव होंगे, मतलब कि ग्रेफाइट है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, उसके अगर इलेक्ट्रोड लिए तो वो उसका कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाला नहीं है। तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ही होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सिंपल है। ओके चलो, तो फिर वो काम क्या करेंगे, वो सिर्फ हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। डन। ओके चलो, on the other hand if the electrode is reactive it participates in the electrode reaction। अगर जैसे हमने लिया था, हमारा सेटअप था ZnSO4 Zn CuSO4 Cu, तो ये ZnSO4 Zn का रॉड लिया हमने, तो Zn का रॉड लिया मतलब क्या है, वो Zn रिएक्टिव है। कॉपर का रॉड लिया मतलब क्या है, कॉपर रिएक्टिव। और ये तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला हमारा डेनियल सेल की बात की थी, वो भी रिएक्टिव ही सेल इलेक्ट्रोड लिए थे हमने। लेकिन अगर हमने ये 10th वाला जो मतलब ये जो रिवर्स प्रोसेस हमने अभी देखी, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, उसमें भी अगर हम देखें तो क्या था, CuSO4 था, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे प्योर कॉपर। तो ये इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप है वो भी क्या है, रिएक्टिव है। डन। तो हम रिएक्टिव ले रहे हैं, तो रिएक्टिव लेंगे तो वो पार्टिसिपेट करेगी, अगर इनर्ट लिया तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करेगी। सिंपल है। ओके नेक्स्ट, thus the product of electrolysis may be different for reactive and inert electrodes। तो वही है कि अगर हमने इलेक्ट्रोड अलग अलग लिए तो प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलेंगे। अगर रिएक्टिव प्रोडक्ट लिए जैसे कि CuSO4, ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस में पूछा जाता था, कौन सा, कि जैसे कि अभी तुमने लिया, ओके, तो क्या है तुम्हारा CuSO4 इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, CuSO4 इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, ये सब कुछ विजुअलाइज साथ साथ में दिमाग में बैठाते जाओ। अब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, तो इम्प्योर कॉपर में से निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 अंदर जा रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पर, सॉल्यूशन में ही है, 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, कैथोड पर। वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कौन, Cu+2 जो ऑलरेडी अंदर था, ओके, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसका रिडक्शन हुआ और वो बन गया प्योर कॉपर और वहां पे चिपक गया, कहाँ पर, कैथोड पर। डन। ये रिएक्शन हो रही थी। अगर हम यहाँ पे क्या था, हमारे इलेक्ट्रोड्स, एनोड इम्प्योर कॉपर था एज ए इलेक्ट्रोड एंड कैथोड पर प्योर कॉपर स्ट्रिप थी एज एन इलेक्ट्रोड। डन। अगर हम ये नहीं ले रहे हैं, क्या, ये प्योर कॉपर नहीं ले रहे हैं, ये इम्प्योर कॉपर नहीं ले रहे, और हमने ले लिए क्या, ग्रेफाइट, क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, यहाँ भी ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, यहाँ भी ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, अभी भी ये रिएक्शन होगी, अभी भी ये रिएक्शन होगी। तो ये जो CuSO4 है ना, यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, Cu मिल रहा था, प्योर मेटल मिल रही थी। इसके पहले वाले केस में क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट में Cu प्योर कॉपर मिल रहा था। यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी प्योर कॉपर तो मिलेगा ही, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा, CuSO4 का ही होगा। तो यहाँ पर भी प्योर कॉपर तो तुम्हें मिलने ही वाला है, यहाँ पर भी प्योर कॉपर तो मिलने ही वाला है। लेकिन प्योर कॉपर के साथ साथ यहाँ पर जो SO4 था, SO4 आयन जो अंदर था, SO4-2, उसमें से क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, वो नीचे रह जाएगा, और हमारा जो एनोड है वहां पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे थे तब तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है, पहले वाले इलेक्ट्रोड में क्या मिल रहा है वो सब पता है। अब नया केस में क्या बोल रहा हूँ, प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड हटा दो, इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड भी हटा दो, और उन दोनों के बदले डाल दो क्या, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। फिर भी रिएक्शन होगी, तो फिर भी रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन
कि आप मतलब इलेक्ट्रॉन का टेक अवे होगा, ओके, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए हेल्पफुल कौन रहेंगे, ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। तो होगा क्या, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कहाँ जाएगा, मतलब Cu यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर कैथोड पे तो तुम्हें कॉपर मिल रहा था, वो तो मिल ही रहा है, लेकिन एनोड पे तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी एनोड पे क्या मिलेगा तुम्हें, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये पुराने सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, ओके। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम इलेक्ट्रोड चेंज कर दोगे तो भी तुम्हारी प्रोडक्ट चेंज हो गई। कॉपर तो है ही वही, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अब ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दोगे तो भी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो क्या क्या होगा, एक तो एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया। अगर अभी एग्जाम में पूछ ले तुम्हें कि भाई Cu, इम्प्योर Cu, प्योर Cu, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, चलो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगी, तो तुम बोलोगे कि प्योर Cu मिलेगा एट कैथोड, दैट इज अवर प्रोडक्ट। अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड हटा के ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, अब बताओ प्रोडक्ट क्या है। अगेन तुम यहाँ लिखोगे कि प्योर कॉपर मिल रहा है एट कैथोड, बट एट एनोड वी आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस ऑल्सो। वो एडिशनल लिखना पड़ेगा, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू में ही पूछेंगे तो बोल देंगे प्योर कॉपर एंड ऑक्सीजन, प्योर कॉपर एंड H2SO4, प्योर कॉपर एंड कुछ भी लिख देंगे। तो उसमें हमें प्रोडक्ट्स में क्या लिखना है, प्योर कॉपर एंड ऑक्सीजन। डन। लेकिन कब, जब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन डाले हैं तब। क्यों, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। पहले वो कॉपर के डाले थे, वो कॉपर क्या था, रिएक्टिव थे, तो उनका खुद का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहां होने वाला नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके। चलो सो आगे पढ़ते हैं। कहाँ आए हम, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई क्या इलेक्ट्रोड लोगे उसके ऊपर भी, क्या इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, दो अभी देखे ना हमने, क्या नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की अभी बात की, अभी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसमें भी बोल रहे हैं हम कि डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज होंगे। मतलब CuSO4 है तो Cu+2 SO4-2, तो Cu+2 क्या कर रहा है Cu+2 खुद का रिडक्शन कर रहा है, मतलब दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या करने में हेल्प करेगा, वो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा। तो SO4 को ऑक्सीडाइज होने में वो हेल्प करेगा। अंडरस्टूड। तो वही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो सॉल्यूशन में आयंस है वो आयंस हेल्प करेंगे किस चीज के लिए, या तो ऑक्सीडेशन के लिए या तो रिडक्शन के लिए, वही बोल रहे हैं। नाउ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अभी देखते हैं कैसे डिपेंडेंट है, बताता हूँ। मोरओवर सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल्दो फिजिबल, कई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फिजिबल तो होती है लेकिन होता नहीं है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके, ये भी क्वेश्चन पुराने सिलेबस में पूछा जाता था, बताता हूं, पहले पढ़ लेते हैं। आर सो स्लो काइनेमेटिकली दैट एट लो वोल्टेजेस these do not seem to take place and extra potential has to be applied which makes such process more difficult to occur। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसमें तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके ये रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी प्रोसेसेस है, मतलब ऐसे तुमने पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ले लिए तो उसमें जो ये केमिकल रिएक्शंस होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो इतनी स्लो होगी, इतनी स्लो होगी, इतनी स्लो होगी, हो तो रही है बट उसका रेट, उसका टाइम पीरियड इतना ज्यादा होगा। और रेट अगर हम बोले कि केमिकल रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो होगी मतलब टाइम, इट इज टेकिंग टू मच टाइम, तो उस केस में हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। ओके, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं तो हुआ क्या, पहले कम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तब पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रही थी, अभी भी उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल रही है लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, ये तो घाटे का सौदा हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहा है कि ओवर पोटेंशियल। ओके चलो, सो फॉर एग्जांपल इफ वी यूज द मोल्टन NaCl, देखो मैंने तुम्हें कल बताया था मोल्टन NaCl, पानी नहीं डाला है, अब तक हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूज करते थे, अभी हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की बात नहीं कर रहे, ब्राइन सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल्टन NaCl की बात कर रहे हैं।
अंडरस्टूड। तो इफ वी आर यूजिंग मोल्टन NaCl, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर सोडियम मेटल एंड Cl2 गैस। देखो ड्रॉ करके बताता हूँ, और ऐसा करते हैं यहाँ पे फिर ड्रॉ नहीं होता, हम अलग से फाइन बंद कर दो टेम्परेचर। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी यूज दी मोल्टन NaCl, अगर मोल्टन NaCl अगर हम यूज करें तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है क्या, NaCl, क्या फिल किया है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम क्लोराइड है, पानी में डाला हुआ नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस के आयन होंगे और कोई आयन होंगे नहीं। और अगर मैंने यहाँ पर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब एनर्जी देने लगा मैं, ओके, कि एक को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, एक को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, और अगर मैं एनर्जी देने लगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, अरे भाई ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन है, एनोड, और ये कौन हो जाएगा, कैथोड। तो हमें तो पता ही है क्या, नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा तुम्हारा Cl2, क्लोरीन गैस ऊपर निकल जाएगा, और सोडियम जो हमारा मेटल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब बस इसके बेस पे ही कॉम्पिटिटिव अभी समझा होगा तो इजीली आंसर दे पाओगे कि अगर मोल्टन NaCl है तो क्या होगा, तो मोल्टन NaCl है तो नेगेटिव आयन यहाँ चला जाएगा, तो नेगेटिव मतलब क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगा, एनोड पे, कैथोड पे, और नीचे एक्वियस मीडियम में होगा, ऐसे भी MCQ, एंड नन ऑफ द अबव, कुछ भी दे देंगे भाई, कुछ भी बेसिक समझो, ओके। तो Cl माइनस कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, मतलब एनोड पे ही क्लोरीन गैस मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा, ये Na वहां चला जाएगा, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम मेटल। सिंपल है, ओके। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। सो हियर वी हैव only one cation Na plus which is reduced at the cathode, okay, and one anion which is oxidized at the anode, okay, during the electrolysis of aqueous sodium chloride solution। अब हम चेंज कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये मेरा इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ये बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज अगेन एनोड एंड दिस इज कैथोड, ओके। एंड यहाँ पर हमने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे कौन कौन से आयन होंगे, यहाँ पर Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा। डन, क्योंकि पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन है ना ये तो एक्वियस सॉल्यूशन है, वो मोल्टन स्टेट ऑफ NaCl था, मतलब NaCl ही था, सिर्फ लिक्विड स्टेट में था। ये वाला केस क्या था, NaCl सिर्फ लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट अलग गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, तो जो तुम्हारा सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा। डन, वो वाला ये था, और ये तो पानी के अंदर नमक डाल के बनाया हुआ सॉल्यूशन है। डन, इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो मैं ट्रिक दे रहा हूं, इस केस में क्या होगा, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, NaOH तुम्हारा प्रोडक्ट में मिल रहा है, मतलब NaOH तुम्हारा प्रोडक्ट में मिल रहा है, मतलब सॉल्यूशन में NaOH मिल रहा है, ये ट्रिक है। क्या मिल रहा है, NaOH, ओके। वो क्यों हो रहा है अभी हम समझेंगे, MCQ टिक करने के लिए तुम्हारी ये ट्रिक है, क्या, NaOH मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, मतलब NaOH को छोड़ दो तुम, NaOH मिल रहा है तुम्हें, तो NaOH छोड़ दो, तो बाकी कौन रहे, Cl और H प्लस। तो ये जो Cl है वो नेगेटिव है, तो वो जाएंगे पॉजिटिव के पास, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा क्या, क्लोरीन गैस। डन, और ये जो H प्लस है वो नेगेटिव के पास जाएंगे, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। डन, सिंपल। तो ट्रिक क्या है, NaOH प्रोडक्ट में मिल रहा है हमें, मतलब सॉल्यूशन में NaOH रहेगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है और फिर नमक वाला पानी है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती गई और फिर थोड़े टाइम बाद तुम चेक कर रहे हो तो NaCl से ज्यादा, NaCl के सॉल्यूशन से ज्यादा तो उसमें क्या हो जाएगा, NaOH का सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब बेस, NaOH इज अ बेस, ओके, तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ बोलो सॉल्यूशन में ही है, नीचे ही है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो नमक वाले पानी की जगह बनते चेंज होते
क्या हो जाएगा, वो NaOH हो जाएगा। मतलब बेस, जैसे हम बेस लेते हैं, एसिड लिया, बेस लिया, तो वैसे वो नीचे ये बेस बनता जा रहा है। और जब पूरा पूरा NaCl का आयोनाइजेशन हो गया मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, तब नीचे पूरा का पूरा क्या है, NaOH ही है। मतलब उसमें 4 आयन थे, उसमें जितने भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स थे वो सारे ही आयोनाइजेशन हो गया उनका, और वापस वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में आकर निकल गए। तो क्लोरीन आ जाएगा एनोड पर और हाइड्रोजन गैस आएगा कैथोड पर, और जो NaOH बना हुआ है वो सॉल्यूशन रह गया नीचे। डन। ये ट्रिक है। तो MCQ में तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि NaOH रह रहा है, मतलब क्या, H+ और Cl- को भेजना है। तो वो रट्टा भी नहीं मानना है, Cl- होता है तो वो प्लस के पास जाएगा, H+ होता है तो वो माइनस के पास जाएगा। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। डन। ओके, देखो तो during the electrolysis of aqueous sodium chloride solution, the product of NaOH, Cl2H2, in this case, देखो प्रोडक्ट्स क्या है, NaOH, Cl2 एंड H2। देखा ना हमने, नीचे मिल गया क्या, NaOH, एनोड पे क्या मिल गया, Cl2, और कैथोड पे क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। यही MCQ में पूछते हैं, तो याद रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, NaOH मिल रहा है तो एक साइड H हो जाएगा, एक साइड Cl2 जाएगा। वही केस इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें H+ और OH- है ही नहीं। इसमें H+ और OH-, इसमें 2 ही आयन है, इसमें 4 आयन है। डन। ओके, चलो नाउ आगे देखते हैं। इन दिस केस बिसाइड Na+ एंड Cl- आयन वी आर आल्सो हैविंग H+ एंड OH-, okay, along with the solvent molecules H2O. So at the cathode there is a competition between the reduction reaction, मतलब competition है, क्यों, जाना कौन चाहिए था, यहाँ तो देखो Na मिल रहा था, तो हम मान ले कि यहाँ पर भी कैथोड के पास कौन, दो पार्टिसिपेंट है यहाँ पर जो लड़ रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे। तो या तो NH+ जा सकता है या तो H+ जा सकता है। तो किस, H+ जा सकता है, Na+, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे और सॉलिड और गैस बनके कैथोड पे चले जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सॉलिड और गैसेस बनके कहां चले जाएंगे, कैथोड पर चले जाएंगे। अगर गैस है तो बाहर निकल जाएगा, और अगर सॉलिड है तो वहां पे चिपक जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। डन। अब इलेक्ट्रॉन गेन करके ही जाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, रिडक्शन। तो अगर इफ वी आर सीइंग द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ Na एंड H का तो हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है और रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है। क्यों, हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ग्लोबली साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। स्टैंडर्ड देखा था ना हमने, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल थियरी, तो उसमें तो H का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 और रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 हमने लिया है। तो अब हमारे जो Na है उसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कितना है, -2.71 रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, ऑब्वियस है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल Na की कंपेयर में हाइड्रोजन का ज्यादा है, Na का माइनस में है और हाइड्रोजन का 0 है, मतलब उससे तो आगे है, उससे तो ज्यादा है। Therefore हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा एंड Na का नहीं होगा। सो दिस इज द रीजन। बोर्ड में लिखना है तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, लेकिन MCQ में तो डायरेक्टली हमें याद रखना है NaOH हमारा प्रोडक्ट है, दैट्स इट। तो बाकी क्या रहा, Cl एंड H+, तो Cl जा रहा है एनोड पे और H+ जा रहा है कैथोड पे, तो NaOH, Cl2 एंड H2। डन। ओके, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, दिस इज द रीजन। क्या रीजन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द रीजन। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते। डन। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल Na का कम है कंपेयर टू दी हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन थी, लेकिन उसको ज्यादा वोट मिले तो वो बन गया मुख्यमंत्री। डन। ओके, चलो, सो द रिएक्शन with higher value of E0 is preferred and therefore the reaction at the cathode during the electrolysis एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक हाइड्रोजन गैस का एटॉम हमें मिल जाएगा। बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई किया है, बट H+ is produced by the dissociation of H2O, तो डिसोसिएशन ऑफ H2O से ही प्रोड्यूस हो रहा है। Therefore the net reaction at the cathode may be written as the sum of H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो मतलब नेट, ये अगर ये हमारा क्या है, रिडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये जो
हमारा H प्लस है, ये H प्लस वो आया कहाँ से, वो तो H2O में से ही आया है। तो H2O का भी रिएक्शन लिखे तो क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। तो अगर नेट हम लिखे तो नेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन H प्लस यहाँ पर है, H2O है यहाँ पर, तो H2O लिक्विड और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो H2O इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसमें से बन रहा है क्या, H प्लस एंड OH माइनस। डन। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वहां क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये H प्लस जो मिला हमें, H2O का जो मिलेगा, वो H प्लस जो मिला, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ है, ये जो H प्लस मिलेगा वही H प्लस कौन सा है, ये रहा, और वही वापस ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वापस क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। डन। ओके, सो एट द एनोड ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर पॉसिबल। तो एनोड पे ऑब्वियसली है Cl है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका तो क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है ना, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस था, माइनस मतलब उसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया हुआ है, तो जो लिया हुआ है उसको वापस छोड़ देगा, तो वो बन जाएगा क्या, Cl। ओके, Cl और Cl2 दो। हम हमेशा जो हमारे ये गैसेस है, ओके, उनको ड्यूअलिटी फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि H2 Cl2 फ्लोराइड, ओके, तो F2 अकेले नहीं लेते, जो गैसेस है उनको तो पर्टिकुलरली हम अकेले नहीं, मतलब उसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तभी उनका वो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है। वो तो हमने पहले भी देखा था 10th और 11th में। कार्बन गैसेस नहीं है ना, कार्बन तो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है बेसिकली, रूम टेम्परेचर पे कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन गैस फॉर्म में होता है। दोनों हो सकता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर है। ओके, जैसे फिर क्लोरीन की गोलियां बना दे, मतलब टैबलेट्स बना दे, तो उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रखकर क्लोरीन की भी टैबलेट्स बनाई जाती है, बट उसमें सिर्फ प्योर क्लोरीन नहीं होगा प्योर क्लोरीन नहीं होगा, दूसरा सब भी उसके अंदर ऐड होगा, लेकिन क्लोरीन भी अंदर होगा। तो इसलिए सपोज क्लीनिंग और वो करना हो तो क्लोरीन गैस यूजफुल है। तुम्हारे पास मेनली गैस होना चाहिए, फिर उससे तुम टेम्परेचर डाउन करके तुम लिक्विड का यूज करना हो लिक्विड करो, और टेम्परेचर डाउन करो सॉलिड बनाना हो तो सॉलिड बनाओ। डन। ओके, सो ये हमने रिएक्शन देखा। द रिएक्शन एट एनोड विथ लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड एंड देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ Cl-। तो मतलब एनोड पे भी क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ E0। क्यों लोअर वैल्यू ऑफ E0, क्योंकि हम यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल गिन रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिनते तो हायर वैल्यू ऑफ E0 लेते, लेकिन हमने ली कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ली है, और वो तो हम करने नहीं वाले, रिडक्शन तो ऑलरेडी कैथोड पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे लोअर वैल्यू ऑफ E0 लेंगे। समझ में आया क्यों लेंगे? अगर तुम्हें ज्यादा वैल्यू ही लेनी है कोई बात नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, और फिर वहां पे जो ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ले लो। ओके, तो वहां पर भी कंपटीशन है, वहां पर Cl भी जाना चाह रहा है और OH माइनस भी जाना चाह रहा है। ओके, लेकिन जो हमारा क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज मोर, मतलब लेस है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसीलिए एनोड पे क्या आ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। डन। ओके, तो देखो जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वही सब चीजें लिखी हुई है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो हमने यहाँ किया और हमने देखा वही राइट अप में लिखना है, दैट्स इट, सिंपल। ओके, However, on account of over potential of oxygen, over potential जैसे अभी हमने डिस्कस किया, over potential जब बहुत स्लो काइनेटिक प्रोसेस हो रही है तो फिर क्या करेंगे हम, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो ओवर पोटेंशियल हो जाएगा, तो जब ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, however on account of over potential of oxygen is preferred, thus the net reaction may be summarized। तो नेट रिएक्शन क्या होगी, देखो NaCl पानी में है तो Na प्लस Cl माइनस है, अब कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पर H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H प्लस OH माइनस, लेकिन ये तो गैसियस में है। एनोड पे क्या होगा, Cl माइनस Cl2। ओके, तो Cl और H2 मिल रहा है ना हमें, हमारा बेस क्या है NaOH, हमें प्रोडक्ट क्या क्या है NaOH Cl2 एंड H2। तो नेट रिएक्शन हमारी हो गई, NaCl एक्वियस था पहले से पानी के साथ, मतलब तो ये पूरा पानी लिक्विड और ये एक्वियस मीडियम में पूरा ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, Na प्लस मिल रहा है, OH माइनस मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और क्लोरीन गैस मिल रहा है। Na प्लस और OH माइनस तो एक साथ ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों सॉल्यूशन दोनों एक्वियस मीडियम में ही है, तो वो हो गया NaOH जो कंटेनर में रहेगा। एक एनोड पे चला जाएगा कौन, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे चला जाएगा हाइड्रोजन गैस।
डन। ओके, तो नेट रिएक्शन तुम्हें नेट रिएक्शन पता हो, उसके ऊपर से भी तुम यहाँ जा सकते हो कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो एनोड की अगर पहले बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन का, तुम्हें पता ही है। तो क्लोरीन लिख दो, अभी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जो था वो उसको निकाल लिया। और बैलेंसिंग कर दो कि यहाँ पे, क्योंकि बैलेंसिंग करोगे क्लोरीन गैस मिलेगा ना, तो क्लोरीन सॉलिड तो लिखोगे नहीं तुम, तो क्लोरीन गैस लिखोगे, इसलिए Cl2 लिखा। लेकिन तुमने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एक ही Cl बनेगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा, तो इसलिए Cl2 लिख दिया तुमने, बट Cl तो एक ही बन रहा है क्योंकि तुमने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। या तो फिर तुम Cl2 और हाफ नहीं लिखना है तुम्हें, तो यहाँ पर फिर तुम 2 लो और फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करो, तो फिर यहाँ तुम हाफ नहीं लिखोगे तो चलेगा। डन, वो बैलेंसिंग कैसे भी करो तुम, चलेगा। ओके, अब कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे हमारा जो H2O था उसमें से उसका मतलब H2O ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब रिडक्शन हुआ। ओके, तो H2O का रिडक्शन हुआ तो डायरेक्टली हमें H2 गैस मिल रहा है कैथोड पे, तो हम यहाँ पर H2 गैस। अब यहाँ पे प्लस मत लिखना, जो सॉल्यूशन में है वो प्लस में था ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कैथोड पे तो मिल रहा है ना हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो दिस इज देयर। नाउ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय द नर्न्स्ट इक्वेशन टू टेक इनटू अकाउंट द कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो कंसंट्रेशन इफेक्ट भी हम देख सकते हैं इसमें। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर पॉसिबल एट द एनोड। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या होगा, देखो H2O है, H2O में से ऑक्सीजन एंड 4H प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ई सेल तो पता ही है हमें। नाउ SO4 -2, तो SO4 -2 में से क्या है H2O8, ओके, -2, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। सो फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड, ओके, so this reaction is preferred. हाँ, सो दोनों रिएक्शन हमने देखी। सो लिखा हुआ है इज प्रेफर्ड दिस रिएक्शन, ओके, फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन दिस इज प्रेफर्ड बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड। मतलब दो रिएक्शन हो रही है, ओके, मतलब तुम क्या कर रहे हो, H2SO4, सिर्फ H2SO4 नहीं, मतलब डाइल्यूट किया हुआ है ना, थोड़ा डाला होगा तुमने, तो H2SO4 का तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। तो H2SO4 का इलेक्ट्रो, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, H2SO4 का ऐसे करोगे ना तो याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर तुमने क्या ले लिया है, H2SO4, तो यहाँ पे कौन कौन से तुम्हें आयन्स मिलेंगे, तो भाई H प्लस मिलेगा और SO4 -2 मिलेगा, और वो तो पानी में है। H2SO4 मतलब एसिड है ना ये, तो वो तो तुम पानी में बनाओगे, वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन यू वांट, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर जो भी है, तो पानी में बनाओगे, मतलब क्या है, H प्लस और OH माइनस, 4 आयन है। ओके, अब बताओ कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी है और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कम, समझे, बहुत ज्यादा क्या है, पानी, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कम। तो उस केस में क्या होगा, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब कि क्या मिलेगा तुम्हें, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन गैस यहाँ पर तुम्हें मिलेगा। ओके क्यों, बहुत ज्यादा तो पानी ही है, बहुत ज्यादा पानी है, मतलब क्या कि तुम्हारा जो SO4 -2 जो था, SO4 -2 इज व्हाट, लेस, और ज्यादा क्या है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, और इसका भी इसमें जुड़ गया, तो क्या क्या ज्यादा है, H प्लस का आयन ज्यादा है, OH माइनस आयन ज्यादा है, और SO4 -2 आयन कम है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट ये वो वाली रिएक्शन होगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा पूछेंगे, बताओ प्रोडक्ट क्या है, तुम्हारा जो ज्यादा है वही जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस जाने के लिए क्या क्या है, OH माइनस भी है और SO4 -2 भी है, मतलब दोनों में नेगेटिव आयन तो ऑक्सीजन ही है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा एनोड पर।
और कैथोड पे क्या मिलेगा, तो कैथोड पे पॉजिटिव जाने वाले हैं, तो ये H प्लस दोनों है वही है, तो क्या मिलेगा H2। समझ में आया? पक्का? ओके। अब देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया, मतलब पानी बहुत कम है, पानी कम है और H2SO4 ज्यादा है, H2SO4 ज्यादा है, तब ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन हो रही है। सो तुम्हारा मतलब SO4-2 था, उसमें से क्या बन गया H2O8-2। ओके। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तुम्हें दिखाया गया है, ये तुम याद ना रखोगे तो चलेगा, क्योंकि कितने का याद रखोगे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे से ही आंसर बोल सकते हैं कि अच्छा इसका कम है और इसका ज्यादा है तो इसका होगा, और अगर ऑक्सीडेशन करवाना है तो इसका होगा, और रिडक्शन करवाना है तो इसका होगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। डन? समझ में आया? तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे भी क्वेश्चन बनाए जाए। ओके, तो तुम्हें आने चाहिए। और एक क्वेश्चन पहले के सिलेबस में जैसे पूछा जाता था क्या, कि बहुत 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 ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिया है तुमने, इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसा करना पड़े वैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है। मतलब ऐसा समझो कि वही चीज क्या, कि पूरी टंकी भरी हुई है और उसमें मैंने ऐसे एक चुटकी नमक डाल दिया। ओके, अब ये बन गया सॉल्यूशन, लेकिन हमें ही पता है कि उसमें Na प्लस और Cl माइनस का N बहुत कम है, सबसे ज्यादा तो क्या है H प्लस और OH माइनस है। तो इस केस में हम बोलेंगे क्या, ऐसा हमने ले लिया कंटेनर में इतना ज्यादा, थोड़ा मतलब इसको क्या बोलेंगे, वेरी 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 लेस कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, वही बोलेंगे। तो इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर लिया तो पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था वो बता रहा हूँ कि for very 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 dilute solution electrolysis does not mean at all। okay, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, जैसे NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, तो हम बोलेंगे तो क्या कि NaCl का तुम क्या कर रहे हो, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, और अगर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो तुम्हें क्लोरीन गैस मिलेगा। ओके, एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे सोडियम मिलना चाहिए, लेकिन मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी ही बहुत कम है, उसकी क्वांटिटी ही क्या है, बहुत 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 कम है। तो तुम्हें कुछ सोडियम भी नहीं मिलने वाला और तुम्हें क्लोरीन भी नहीं मिलने वाला, तुम्हें क्या मिलेगा, H2O तो है ना अंदर बहुत ज्यादा, तो तुम्हें मिलेगा H2 और तुम्हें मिलेगा O2। समझ में आया? तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस मीनिंगलेस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन व्हाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस उसका हो ही नहीं रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होता तो तुम्हें प्रोडक्ट में क्या मिलता, क्लोरीन मिलता, तुम्हें प्रोडक्ट में क्या मिलता, सोडियम मेटल मिलता, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? उसका कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत कम है, अंदर होगा तो होगा ना, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। अंडरस्टूड? तो अब समझ में आया, हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मतलब दो चीजों के ऊपर मेनली डिपेंडेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अंडरस्टूड? पक्का? कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? तो इसमें से ऐसा नहीं है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है डिस्क्रिप्टिव, बट एमसीक्यू तो आता ही है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू नहीं बोलेंगे, बट 1 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है, एमसीक्यू हो या 1 मार्क क्वेश्चन हो, कहीं पर भी पूछा जाने वाला। तो उसमें सिर्फ तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है कि क्या क्या गिवन है। ओके, सबसे पहले जैसे कि मोल्टन NaCl वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोल्टन NaCl तो भाई उसमें तो पानी है ही नहीं, तो तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, Na प्योर सोडियम मिलेगा और दूसरा क्लोरीन गैस मिलेगा एट एनोड, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लिया, तब क्या होगा, तो NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लिया तो मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, NaOH एक प्रोडक्ट मिल रही है, NaOH प्रोडक्ट मिल रही है, तो बाकी क्या रहा, Cl माइनस बाकी रहा, तो Cl माइनस कहाँ चला गया, एनोड के पास, तो एक मिलेगी क्लोरीन गैस, और दूसरा क्या बाकी रहा, H प्लस भी बाकी रहा, तो वो चला जाएगा कैथोड पे और तुम्हें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो 3 प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस, NaOH एंड क्लोरीन गैस। डन? तो मोल्टन NaCl का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो हमारा ओरिजिनल सेटअप था, इम्प्योर Cu, प्योर Cu एंड CuSO4, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, वो प्रोडक्ट भी तुम्हें पता ही है, प्रोडक्ट क्या मिलेगी, प्योर Cu एट कैथोड। डन?
अगर उसमें इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, इम्प्योर Cu और प्योर Cu का इलेक्ट्रोड हटाकर तुमने ग्रेफाइट और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो क्या होगा, तो तुम्हें प्योर Cu तो मिलने ही वाला है, साथ साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। जो SO4-2 अंदर है उसमें से ऑक्सीजन भी निकल कर तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन होगा, तो उसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन गैस तुम्हें मिलेगा एट एनोड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कितने बन गए, NaCl मोल्टन, NaCl एक्वियस, देन CuSO4 वाला जो नेचुरल था वो, और उसमें अगर तुमने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए वो वाला, अंडरस्टूड। और यहाँ पे जो लास्ट में गिवन है ये चार तो हो गए। लास्ट में H2SO4 डाइल्यूट लिया तो और कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो, H2SO4 डाइल्यूट लिया तो भी क्या होगा और कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो भी क्या होगा। डन। अगर डाइल्यूट लिया है तो तुम मानो कि H2SO4 है ही नहीं, क्या है वो, H2O है, तो फिर तुम्हें दो ही चीज मिलेगी, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो डाइल्यूट का तो केस ही खत्म। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो अब तुम्हारे पास वापस 4 आयन है, कौन कौन से, H+ और SO4-2 तो है ही, और पानी में H+ और OH- है। डन। तो जो OH- और SO4-2 है, मतलब उसकी वजह से वापस यहाँ ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, ओके। अब ऑक्सीडेशन होने के लिए, मतलब किसका ऑक्सीडेशन होगा, ओके, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं, सॉरी, रिडक्शन किसका होगा, मतलब H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ निकलेगा, या फिर H2SO4 का H+ और वापस क्या आया दूसरा, H2SO4 एंड H2O, मतलब दोनों में प्लस तो क्या है, जो हमारा कैटायन है वो तो H+ ही है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन गैस मिलने ही वाला है, यहाँ पर तो फिक्स्ड है हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाले में से क्या आएगा, अगर SO4-2 है, ओके, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दोनों में देखो हाइड्रोजन ही तो यहाँ मिलने ही वाला है, तुम डाइल्यूट लो या कॉन्सेंट्रेटेड लो, कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रहा है, एनोड पे दोनों में ऑक्सीजन तो मिलने ही वाला है, एनोड पे भी दोनों में ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा तो एनोड पे थोड़ा बहुत सल्फर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारी रिएक्शन S2O8-2 वाला कॉन्सेंट वाला आयन बन रहा है, तो वो आयन कहाँ पे रहेगा, एनोड के पास ही रहेगा, वो माइनस है तो कहाँ पे रहेगा, एनोड के पास रहेगा। मतलब दोनों केस में अगर पूछ लिया, यहाँ तो नहीं बताया हुआ है कि क्या मिलेगा, लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछ सकते हैं, तो दोनों केस में ऑक्सीजन एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर, ये तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेंट डाइल्यूट होगा तो बस यही मिलेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हुआ तो S2O8-2 आयन भी हमें मिलेगा नियर बाय, और तुम ऐसा बोल सकते हो कि देयर विल बी सल्फर नियर बाय दी एनोड इलेक्ट्रोड। अंडरस्टूड। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे भी क्वेश्चन बनाए, तुम्हारा अगर लॉजिक सही है, तुम अच्छे से समझे हुए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टूड। पक्का समझ में आ गया है? कोई डाउट चिराग? डन।